क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ABC आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ABC आर साइड्स ऑफ triangle, S is the semi perimeter. S is the semi perimeter. S minus A is equal to 90. हाँ, S minus B मुझे भेज दो 50. ठीक तो है ये. Find the value of A. हाँ, तो ABC are sides of the triangle. S minus A दिया हुआ है. S minus S क्या होता है? A plus B plus C डिवाइड बाय 2. ठीक है, इन सबको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? 3S माइनस A प्लस B प्लस C. इन तीनों को ऐड कर दोगे 150. ये 2S आ गया. ठीक है, 2S मतलब ये 2S नहीं, ऑफ कोर्स दिस इज 2. ये 2S हो गया. S कितना आ गया आपके पास? S 150 आ गया. A प्लस B प्लस C 2S नहीं होगा तो S थ्री को वैल्यू नीचे देगी, फिर A प्लस B प्लस C बचा तो मैंने सोचा फिर A प्लस B प्लस C निकाला. उसके बाद मुझे तो ये सबसे इजी रहेगा बता. तो यहाँ पर वी हैव S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी. पहली बात तो समझो S होता है सेमी पेरीमीटर. ठीक है, अगर मैं इन तीनों को ऐड करती हूँ तो मेरे पास बन जाएगा 3S माइनस A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 150. A प्लस B प्लस C किसके इक्वल है? 2S. तो मैंने यहाँ पे 2S पुट कर दिया. सेमी पेरीमीटर क्या बन गया? 150. सेमी पेरीमीटर इज 150. अब आपको कहा क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ A. तो अगर मैं यहां पुट कर देती हूँ सेमी पेरीमीटर 150 माइनस A इज इक्वल टू 90, तो A की वैल्यू आ गई. करो इस क्वेश्चन को. 40 मार्क्स के 1 मार्क क्वेश्चन और 40 मार्क्स के 32 प्लस 8 हो गया ना. ठीक, तो मुझे भेज देना, मैं उसके हिसाब से पेपर बनवा दूंगी आपका. रिविजन ही करनी है फिर इसकी, इस वाली वर्कशीट की. हाँ, है आपके पास ये वर्कशीट? फोन है सबके पास? फोन है तो मैं पिक्चर क्लिक करके भेज देती हूँ. वर्कशीट स्टार्ट कर दो. कोऑर्डिनेटर्स अभी फिलहाल के लिए फिर एक बार छोड़ देती हूँ. वैसे भी वो सिर्फ एक क्लास में आएगा तो उनको एक्स्ट्रा लगवा देंगे. नहीं, प्रूव करवाइए. तो बस इतना ही लिखा है. प्रूव का प्रूव तो क्वेश्चन नंबर 5 माइनस डी बाय जीरो को इक्वल टू करना है. जीरो निकालना है. जैसे 2x प्लस 3 दिया होता है, माइनस 3/2 लिखोगे. चलो मैं यहाँ पे भी ओपन कर देती हूँ, इसे करो ना. पेपर्स फिर आपको कल मिल जाएगा. इसको ना हमेशा you stop it. You stop it. ये
किसी के पास नहीं है, यहाँ से देख लो। और बड़ा कर दूं? कटोगे तो रह क्या गया? हाँ वो डिस्ट्रीब्यूशन में रह गया, वो तो इन एनी केस है ही है। ऑर्गेनाइजेशन में तो बस क्लास मार्क्स वगैरह ही सीखते हैं। हाँ, ठीक है, अब तो ठीक है। चलो चल। मैं अगली बड़ा बाकी मैंने कुछ और क्या है? मैं तेरा मम्मी आके पढ़ लूंगा, फिर से बोलेगी अपनी मम्मी को पापा ने बोला वापस से मुझे फोर के क्वेश्चन फोर कर चुके हैं। x5 plus 3 x4 है, 5 3 है,
Decimal form of 56 by 1000. 0.056 ये तो दिख रहा है कि नहीं? डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड। सबको पता है ना जीरो पॉलिनोमियल होता कौन सा है? Which one is the zero polynomial? क्या होता है? x equals to p of x equals to, लिखो p of x equals to कौन सा होता है जीरो पॉलिनोमियल? जिसमें p of x क्या दिया होता है? इक्वल्स टू जीरो। जीरो पॉलिनोमियल वो होता है जहां पर x नहीं होता, सिर्फ हमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल इज जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा होता है? p of x इक्वल्स टू 1 2 3 4 कोई नंबर दिया हो हमें, जिसे हम लिखते हैं इक्वल टू k। k इज एनी कांस्टेंट। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है? डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। इस चीज को लिख लो, इन्हें याद कर लो, आपके 1 मार्क्स में ये आएगा। और अभी जब आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस कह रहे हैं तो उसमें आएगा, लिखो डिग्री ऑफ p of x is equal to 0, degree of zero polynomial is not defined. p of x is equal to k, k is any constant, वो 3/2 4/8 कोई फ्रैक्शन, कोई नेगेटिव नंबर, कोई इरेशनल नंबर, कुछ भी हो सकता है। तो p of x equals to k, k is any constant, तो इसकी डिग्री को हम लिखते हैं एज जीरो, क्योंकि इसको मैंने आपको समझाया था। इसमें क्या होता है, आपने अगर x लिखा है, x रेज़ टू पावर 0 क्या होता है?
Any number raised to power 0 is 1. Any number raised to power 0 is 1. तो बेसिकली हमने इस k को मल्टीप्लाई किया है 1 से, तो जब मैं इसमें x रखूंगी तो उसकी डिग्री 0 हो जाएगी, इसकी पावर 0 रखूंगी तभी वो 1 बनेगा, तो डिग्री इज 0. राइट. नेक्स्ट, x is equal to 3 plus 2 root 2. Find whether 1 by x plus 1 by x is rational or irrational. 6 rational या irrational? रैशनल. सॉल्व हो गया सबसे? ये सॉल्व हुआ है कि नहीं सबसे? अस्मी हो गया? हाँ, पहले तो x है 3 plus 2 root 2 और आपको पहले 1 by x सॉल्व करना है. क्या बनेगा? किसको रैशनलाइज करोगे? मन्नत और अस्मी. हो गया? ये मन्नत हो गया था कि अभी हुआ है? तो 1 by x किसके इक्वल आ गया? 3 minus 2 root 2. तो x plus 1 by x 3 plus 2 root 2 plus 3 minus 2 root 2. ये कैंसिल हो गया 6. तो इसमें आप ये 6 नहीं लिखोगे, आप इसको लिखोगे रैशनल. समझ में आ गया? 6 के किसी ने मार्क्स नहीं देने आपको. अगर आपने लिखा दिस इज रैशनल तब आपके मार्क्स मिलेंगे आपको. चलो क्वेश्चन नंबर 4. मतलब ये 1 मार्क में इतना लंबा थोड़ा हमें करना ही है. Tell whether the equation is a linear equation in 2 variables or not. Yes. इसमें हम क्या करेंगे? लीनियर इक्वेशन चाहिए, डिग्री होनी चाहिए 1 और 2 वेरिएबल्स. तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0. x स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल. तो 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0. यस और नो? यस. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 5 मान्या ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है राइट 3x प्लस 2y इक्वल टू 18 इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c. मैंने आपको ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म तो करवाई हुई है. ये पहली बार यहाँ पर दिया है बिकॉज ये क्वेश्चन आपके ना टीचर्स मैनुअल आता है उसमें है. सेम क्वेश्चन ना आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, टीचर्स मैनुअल में है. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो टीचर्स को देते हैं पढ़ाने के लिए सीबीएसई ने, उसमें दिया हुआ है. तो कुछ नहीं करना, जिस भी फॉर्म में लिखा हुआ है आपने सिर्फ इस क्वेश्चन में देखना है. देखो कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें y और x होगा. y कहाँ है? इस साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर है ना. तो इसको यहीं पर रखा और ये x को हम क्या ले जाएंगे? दूसरी साइड. तो ये आ गया -3x प्लस 18. फिर y का कोएफिशिएंट क्या है? 1. तो अब मैं क्या करूंगी? y इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाय 2x प्लस 18 बाय 2 डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स. तो ये मेरी उसी फॉर्म में बन गई. एक y की टर्म जिसका कोएफिशिएंट 1 है, एक x की टर्म और एक कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है. तो m की वैल्यू क्या आ गई? मैच करो देखो सबको. m की वैल्यू क्या आ गई? -3/2 और c की वैल्यू क्या है? समझ में आ गया आदित्य? समझ में आ गया? हो गया तो सॉल्व. समझ में आ गया बेटा? किसी को कोई डाउट है? क्योंकि ये भी एक तरह का क्वेश्चन आपका है. नाउ इज 4/3 lie on this linear equation? Does 4/3 lie on this linear equation? या is 4/3 a point on the linear equation? A solution of the linear equation? हाँ जी बताओ क्या करना चाहिए इसके लिए हमें? जब भी किसी पॉइंट को चेक करना है वो लाइन पे लाई करता है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं? ये पॉइंट किस फॉर्म में दिया होता है? एक्स वाई. एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट. तो पहला नंबर एक्स है, उसकी जगह हम लिखेंगे 4. दूसरा बार 3 है तो वाई की जगह लिखेंगे 3. तो ये बन जाएगा 3 into 4 plus 2 into 3. Is it equal to 18? Yes. So yes, this point lies on this linear equation. समझ में आ गया? कभी भी सॉल्यूशन
पॉइंट ऑन द इक्वेशन पिछली क्लास में भी 10th में भी समझा कर चुकी हूँ। जब ये लिखा होता है सॉल्यूशन पॉइंट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, तो हमेशा उस पॉइंट को आपने इक्वेशन में पुट करके चेक करना है। समझ में आ गया इतना? चलो क्वेश्चन नंबर 6 तो मैंने करवाया था आपको, फिर से करवाऊं? क्वेश्चन 6 समझ में आ गया था सबको? इजी है। इसमें मैंने क्या किया, सभी 3 इक्वेशंस को ऐड कर दिया। 3s माइनस a प्लस बी प्लस सी, और सेमी पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s। आपका बन जाता है 3s माइनस 2s इज 150। तो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, a निकालो, b निकालो, c। a निकाला था तो वैल्यू क्या आई थी, 60 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7, ये मैंने कितने क्वेश्चंस टेस्ट में भी दिए थे, ये करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया 4 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ए बी, है ना? और कौन से एंगल्स इक्वल है, ए और सी, तो बीसी किसके इक्वल होगी, नहीं समझ में आया तो ये लो, ए सी और बी, एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू, चलो केस स्टडी। प्रूफ तो आपको भी नहीं करवाया होगा मिड पॉइंट थ्योरम का, फिर कैसे कह रहे हो, ऐसे समझ लिया मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ है। स्टेटमेंट लिखवाकर स्टेटमेंट समझाइए। सच में सिलेबस में नहीं है, और आज से नहीं है, 3-4 साल से नहीं है सिलेबस में, तो क्यों होगा? बैक इन माय 10th स्टैंडर्ड हमें प्रूफ था, तो मुझे याद है, रखा हुआ था कन्वर्स का भी और इसका भी, तभी मुझे याद है, अदरवाइज इसका प्रूफ नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सिलेबस में नहीं है, और आईसीएससी में होता है, आईसीएससी में था। चलो, फॉर पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशंस students were provided equilateral triangular shaped drawing sheets. The perimeter of each sheet was of the sheet is 90 centimeter. ट्रायंगल कौन सा वाला दिया हुआ है, इक्विलेटरल, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 90। हाँ, तो इससे हम कंक्लूजन निकालते हैं कि हर एक साइड कितनी है, 30 सेंटीमीटर। इतना तो क्लियर है। चलो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया आंसर पे। फाइंड ईच साइड ऑफ ट्रायंगुलर शीट 30 सेंटीमीटर। दिस इज बेसिकली केस स्टडी। केस स्टडी ये होती है, ठीक है। फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ द शीट, समझ में आ गया। राइट द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ट्रायंगुलर शीट। ये केस स्टडी है जिससे हम डरते हैं कि केस स्टडी क्या होगी। डरना नहीं है, आपने जो किया हुआ है, मैंने आज तक क्यों नहीं करवाई केस स्टडी, मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग किया है। ये चीजें क्या आएगा मुझे नहीं पता, हाँ क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगी केस स्टडी के कि ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या आएगा वो किसी को नहीं पता है, राइट? वो डिपेंड करता है मैम कौन सी बुक फॉलो करती है। तो इधर उधर से इकट्ठे किए होते हैं, भेज दो मैं करवा दूंगी क्लास, राइट। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर शीट। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एरिया निकालना है, कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ, अब इसमें अब ये है एक तरह से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कि मैंने आपको दे दिया ये पैराग्राफ फ्रॉम द शीट, और मैंने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर शीट। तो क्या होगा, क्या होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3 डिवाइड बाय 4, साइड कितनी निकाली थी, 30 इंटू 30, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 15, तो ये आ जाएगा 225 √3। हाँ बिल्कुल, इसमें ना आधा नंबर है, वैसे एक नंबर का ये नहीं लिख कर आओगे तो मैम के पास एक ही ऑप्शन है आधा नंबर काटे, वो 0.1 0.2 तो काटेंगी नहीं, है ना? तो आधा नंबर बे मतलब का इसमें हम गवा कर आते हैं, यूनिट ना लिखकर। मैंने हर जगह लिखा है, देखो यार सेंटीमीटर सेंटीमीटर, दिस इज 60 डिग्रीज। समझ में आ गया? क्वेश्चन है एक नंबर का, ये सब ना लिखे, किया हुआ क्वेश्चन एक तरह से जैसे हम कहते हैं ना पानी फेर के आए हैं, वो चीज हो जाती है ना।
4 नंबर का क्वेश्चन है, आधा कट गया तो लगता है चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक में आधा कट जाए नहीं अटेम्प्ट करते फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको कल टेस्ट में भी दिया था और मुझे कहा था कि मैम ये नहीं समझ में आया। दो पॉलिनोमियल्स हैं, एफ ऑफ एक्स 4x³ प्लस 3x² प्लस 12ax माइनस 5। और एक पॉलिनोमियल है जी ऑफ एक्स 2x³ प्लस ax² माइनस 6x माइनस 2। यही तो नहीं दिया था कल? यही था टेस्ट में क्वेश्चन, यही था नहीं? पी और क्यू दिया हुआ था। वैल्यू अलग थी। चल, तो उसने कहा है डिवाइडेड बाय रिस्पेक्टिवली। तो इस वाले पॉलिनोमियल को आपने x माइनस 1 से डिवाइड किया और इस वाले पॉलिनोमियल को आपने x माइनस 2 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर यहाँ पर आया r1, यहाँ आया r2। तो हम क्या लिखेंगे? बाय रिमाइंडर थ्योरम। चाहे सिलेबस में नहीं है लेकिन क्वेश्चन एज सच, क्योंकि फैक्टर भी तो सेम ही है ना। बाय रिमाइंडर थ्योरम x माइनस 1 इसका फैक्टर था, तो x की वैल्यू को क्या पुट करना चाहिए हमें? 1। समझ में आ गया? जो आपका लीनियर फैक्टर होता है ना उसको इक्वल टू 0 पुट करो, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो वील फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1। 4 प्लस 3 प्लस 12a माइनस 5, तो कितना आ जाएगा ये? 2 प्लस 12a, और ये क्या आ गया अपने पास? r1। अब इसका फैक्टर दिया हुआ है, या इसका जो डिवाइजर दिया हुआ है वो है x माइनस 2। तो हमें g में क्या पुट करना है? x की कौन सी वैल्यू पुट करनी है? समझ में आ गया ये कैसे? आरुष समझ में आ गया? नहीं, आपको जब रिमाइंडर, जब भी आपको डिविजन में ना पॉलिनोमियल्स में हमें दिया होता है कि x माइनस 1 एक लीनियर टर्म है जो फैक्टर है, जो डिवाइड कर रही है, ठीक है? तो हमें क्या करना है? उस लीनियर टर्म को इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकालनी। इस x की वैल्यू को पुट इन द पॉलिनोमियल। मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया? 1। तो जो हमारे पास वैल्यू है वो होती है रिमाइंडर, ठीक है? और अगर मुझे कहा जाए कि ये रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ गया, तो वो क्या बन जाता है? फैक्टर। x माइनस 1 क्या बन जाएगा? फैक्टर इन केस रिमाइंडर इज 0। अब समझ में आया थोड़ा? ठीक है, अब यहां पर x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो g ऑफ 2 का मतलब मैं x की जगह क्या पुट कर दूं? 2। अब समझ में आ गया आरुष? राइट, तो ये 16 प्लस 4a माइनस 12 माइनस 2 क्या आ जाएगा? ये 2 प्लस 4a, ये है r2। r1 फर्स्ट रिमाइंडर, r2 सेकंड रिमाइंडर। अब उसने कहा है 3r1 माइनस r2 माइनस 28 इक्वल्स टू 0। तो r1 की जगह मैं क्या पुट करूंगी? 2 प्लस 12a। r2 की जगह क्या पुट करेंगे? 2 प्लस 4a माइनस 28 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन बन गई कौन से वेरिएबल में? a। सिक्स माइनस 24, ठीक है? तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? ठीक है, कैलकुलेशंस में चेक कर लो एक बार, ब्लाइंडली कॉपी मत किया करो। मैंने लास्ट क्लास में भी, सच में 10th में भी कहा था कि व्हेन आई डू माय कैलकुलेशंस, आपने देखना नहीं होता, देख के नहीं कॉपी करना होता है, खुद से 3-4 स्टेप्स करने के बाद चेक किया करो कि हम सही पहुंचे हैं कि नहीं। अब बताओ a की वैल्यू क्या आएगी? 1/2, 2/3, 2/3 या 3/4? 3/4 आएगा,
36 थोड़ी ना दिया हुआ, 32 दिया हुआ। ए की वैल्यू इज 3/4। बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, कल वाला नहीं। समझ में आ गया बच्चे सबको? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुआ क्या था लास्ट ईयर तक ना, आपको ना यहाँ पे दिया होता था पॉलिनोमियल एक दिया हुआ है, उसमें ए और बी दे दिए, और वो टीचर्स क्वेश्चन नहीं डाल सकती थी क्योंकि वो हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का होता था। ठीक है, अब ये नया तरह का क्वेश्चन आ गया कि दो पॉलिनोमियल्स दे दो, वेरिएबल एक ही है लेकिन उनकी लिंकिंग में हमने ऐसे दे दिया, तो लगता है कि 2 वेरिएबल्स का, पर है नहीं। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 10। 3/4 ही तो है। हाँ हाँ, 3/4 है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 2x plus 3y is equal to 12, xy is 6, find the value of 8x cube plus 27y cube। और xy दिया हुआ है इक्वल टू 6। क्या करते हैं इसमें? वैल्यू 8x क्यूब की निकालनी है, 2x हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? क्यूबिंग बोथ साइड्स करो। So this is 8x cube plus 27y cube। a plus b होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस 12 का क्यूब कितना होता है? 172। मल्टीप्लाई किया था, क्या आता है? आता है 13 का कितना है? चलो 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, तो यहाँ से आ जाएगा 3 2 6, 6 3 18, 18 के साथ आया है xy, और 2x प्लस y कितना है? 2x प्लस 3y 12। तो इसकी जगह हमने 12 पुट कर दिया, और xy की जगह क्या पुट करेंगे? 6। तो ये आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब इज 1728 माइनस 18 6 12 6 होता है 72, तो 18 इंटू 72, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर नहीं भी करना तो कॉमन ले सकते हो इन केस अगर वैसे करना है, बट मल्टीप्लाई कर। How I do it is because I know both are multiples of 12। 72 भी मल्टीपल ऑफ 12 है और ये भी, तो मैं 72 ही कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये होता है 144। 72 के लिए फर्दर 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 24 माइनस 8। 72 इंटू आंसर विल बी 430। Next question, a plus b plus c is 9, ab plus bc plus ac is 26, find the value of a square plus b square plus c square। ये तो आता है आपकी? नहीं, कल भी दिया था ना क्वेश्चन पेपर में, ऐसा ही क्वेश्चन था। चलो
क्या फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें? अस्मी बताओ क्या होता है प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? प्लस, अब इसके बाद क्या करेंगे आप? वैल्यू क्या क्या पुट करेंगे वही बताओ। 9 किसमें? हाँ तो इसका क्या होगा? हाँ जी। और यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करेंगे? ये भी तो है सबके साथ, इस चीज को ध्यान रखो नीचे। 81 माइनस 52, ये चीज गलत करने वाली नहीं है क्योंकि बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है और क्लास में इतनी बार तो प्रैक्टिस हो चुकी है। ठीक है, तो आंसर विल बी इक्वल टू 29, राइट? समझ में आ गया? नेक्स्ट करवाओ। It says draw the graph of linear equation 3x plus 4y equals to 6. At what point does the graph cut the x-axis and the y-axis? चलो रफ में ही इसे ड्रॉ कर लो। एग्जैक्ट तो मैं आपको नहीं कहूंगी ग्राफ पेपर पे, हाँ पर ग्राफ पेपर का क्वेश्चन ये आ सकता है। आपको ये वाली एक्सरसाइज 6.3 तो है बच्चे? हाँ 6.3 का क्वेश्चन है ये। 13 बाइसेक्टर्स मीट एट ओ, तो बीओसी ये तो है, ये 6.3 का ही है। 13 करवा दिया, मैं भी करवा दी 13। हाँ करवा दी, तो मैम से को मैम 6.3 का है, फिर कैसे आएगा पेपर में? या तो बताओ फिर उसकी रिवीजन करें। चलो क्वेश्चन नंबर 12, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। बच्चे 13th क्वेश्चन 6.3 का है बच्चे, मैं वही तो कह रही हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 13 6.3 का ही है, बाइसेक्टर्स ट्रायंगल। तो अगर ऐसा वाला भी कुछ आ गया, बात तो वही है ना, ये वाला क्वेश्चन है। ये ट्रायंगल नहीं बनता, उसमें एक्सटीरियर एंगल दिए हुए, ये इंटरनल एंगल्स है। ये है इजी, वो बात नहीं है, याद है? ये वाला क्वेश्चन है जिसमें आप लिखते थे एंगल 1 एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बीओसी इज 180 डिग्री, फिर ए प्लस बी प्लस सी इज 180, फिर ए को हाफ किया, हाफ ऑफ बी और हाफ ऑफ सी इज 90। याद आया? वो वाला क्वेश्चन मैं इसलिए कह रही हूँ, मुझे नहीं, मैं तो करवाऊंगी क्लासमेट के हाँ, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपके इसमें डाला है और कह रहे हैं कि इसमें से आएगा, तो उसका मतलब 6.3 है या ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x plus 4y equals to 6. At what point the graph cuts the x axis and y axis? अब अगर मैं ग्राफ ना भी ड्रॉ करूं तो किस पॉइंट पर x एक्सिस को कट किया है, किस पॉइंट पे y एक्सिस को कट किया है, वो निकाल सकते हैं। x एक्सिस पे कट करने वाला पॉइंट क्या करना है हमें? y किसको 0 पुट करेंगे? y को। ठीक है, whenever we need to find the point where the line cuts x axis, तो जब भी x axis को कट किया पॉइंट क्या होता है? x0, तो पुट y इक्वल टू 0 हियर। तो x की वैल्यू क्या आ गई? y इक्वल टू 0 जब आपने पुट किया, सॉल्व करो बच्चे, देखो मत, सॉल्व करो। x की वैल्यू आ गई 2। आपने उसने पूछा है पॉइंट, x की वैल्यू नहीं निकालनी आपको, आपको पॉइंट बताना है। इट कट्स x एक्सिस एट पॉइंट 20। 20 नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है?
पॉइंट पूछा गया है, एमसीक्यू नहीं है। एमसीक्यू ना तो पता होता है पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है 2003, देन वी नो द आंसर की उस फॉर्म में लिखना है हमें, ठीक है। और वाई एक्सिस के लिए हमें क्या करना है, पुट एक्स एज 0, ये तो याद है सबको अब। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। तो पॉइंट क्या बताओगे आप 0,3/2। हाँ जी, ग्राफ पे ड्रॉ करो इसको आप। तो आरुष लिख लो, एक्स एक्सिस का पॉइंट मतलब x0 और y एज 0। y एक्सिस का पॉइंट मतलब x एक्सिस का पॉइंट मतलब y0, point on x-axis, that means y equal to 0. Point on y-axis, that means x equals to 0. समझ में आ गई? अब ग्राफ ड्रॉ करो, 3x plus 4y equals to 6. दो पॉइंट्स तो हमारे पास वैसे ही आ गए। कौन से? y is 0, x is 2। y को मैंने लिखा -3, x हो जाएगा 6, वैसे 3 लिख लो, -2 आ जाएगा। y is 3, x is -2। आसपास वाले पॉइंट्स हो गए, आपका ग्राफ जो है वो कम स्पेस में अच्छा सा बन जाता है। देन इफ आई टेक x as 4, नहीं होगा, नहीं, 18, x as 6, वही बात आ गई। आई टेक x as 6, y कितना आ जाएगा -3। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? ये पॉइंट्स निकालने आते हैं हमें, नहीं आते? कोई भी रैंडमली पॉइंट्स लो, जैसे तुमने 2 0 लिया, एक तो होता है y को 0 पुट किया, x को 0 पुट किया, अगर आपके पास इंटीजर वैल्यू आ गई, फेयर एनफ, ठीक है। यहाँ पे y को x को 0 पुट करके y की वैल्यू 3/2 आ रही। इफ यू फील 1.5 आप ग्राफ पे इजीली शो कर सकते हो तो ले लो, ठीक है। दो पॉइंट्स आपके पास आ गए। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जैसे 6 है, अगर मैं y की वैल्यूज को पुट कर रही हूँ तो मुझे इसे मल्टीपल ऑफ 3 बनाना है, या तो 6 बने या 12 बने या 18 या माइनस में जाए। तो अब मैं 4y को क्या वैल्यू दूं कि मल्टीपल ऑफ नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 12 बन जाए। हाँ, 3 नहीं, 4y नहीं, ये मल्टीपल ऑफ 6 है, मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब 12 बन सकता है ना। हाँ, तो मैंने यहाँ पर इसको वैल्यू दे दिया 3। अगर 12 देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, विच इज ऑल्सो फाइन। अगर मैं इसको यहाँ पर वैल्यू दे दूं, इसको मुझे +12 कर दूं तो ये 18 बन जाएगा। तो इस +12 के लिए मैंने यहाँ पर वैल्यू रखी -3, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली सिर्फ इंटीजर वैल्यूज पे होता है, वरना रैंडमली -1 -2 पुट करो। चलो ड्रॉ करो, उसको ड्रॉ किया किसी ने? एक्स डैश बाय, अच्छा, जो ये एक्सिस है इनको कैपिटल में लिखते हैं, स्मॉल में नहीं। अब जब आपकी नंबर लाइन होती है उसका नेम एक्स एक्स डैश स्मॉल में होता है। आपकी एक्सिस जो होती है ना कोऑर्डिनेट में, वाई वाई डैश एक्स, सॉरी एक्स एंड एक्स डैश, ये हमेशा प्लस अपर केस में आती है, कैपिटल्स में आती है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। सो वी हैव वन वैल्यू 2 0, एक ये आ गया, -2 एंड 3, ये वैल्यू हो गई, और 6 -3 ये वैल्यू, ठीक है। एरोज बनानी है लाइन पर, और इस लाइन का नाम भी लिखना है। इसकी इक्वेशन लाइन के साथ लिखते हैं। समझ में आ गया?
नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स फ्रॉम योर एक्सरसाइज 6.3। अगर है तो करवाती हूँ, किसी को है 6.3? किसी को भी नहीं है ना? चल ठीक है, ये करवा दूंगी मैं आपको फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आपको भी है। क्वेश्चन नंबर 14, one of the angles of triangle is 75 degrees, find the remaining two angles if their difference is 35। कितने ट्रायंगल में एंगल्स होते हैं? थ्री। वैसे ये भी थर्ड एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। ट्रायंगल के कितने एंगल्स होते हैं? थ्री। उसमें से एक दिया हुआ है 75, बाकी दो एंगल्स का डिफरेंस दिया हुआ है 35। तो क्या करते हैं इसमें, अगर एक एंगल है x तो दूसरा एंगल कितना होगा? x प्लस 35। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे? ऐड। सम क्या हो जाएगा? नहीं बच्चे, x प्लस 110 होगा ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 180 आएगा। हो ही नहीं सकता, x प्लस 1 कैसे होगा? ऐसे नहीं करना, हो ही नहीं सकता ये। तो ये आ जाएगा x प्लस 35 प्लस 75 इज इक्वल टू 35। तो एक एंगल 35 डिग्री है, तो एक एंगल कितना है? 70, और तीसरा एंगल है 70। ठीक हो गया बच्चे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अब ये आपका क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर ट्रायंगल्स। 14th क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 80 हो गया सॉल्व। 15th क्वेश्चन, अच्छा कल क्या करवाऊं आपको? क्वाड्रिलेटरल्स करवाना पड़ेगा। नहीं, आपको या तो एक्स्ट्रा बुला कर पाऊंगा, आपको वर्कशीट दे दूंगी कल। ठीक है, टेस्ट डिस्कस भी कर लूंगी, हाँ टेस्ट डिस्कस कर लूंगी। तो मैं आज टेस्ट करके ला कर आपको भेज देती हूँ, ठीक है? मुझे कल सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्या होगा? क्या क्या कर सकते हैं? चलो क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करो। दिस इज फ्रॉम ट्रायंगल्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है ना, इसका मतलब एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन। ठीक है, आरएसएस प्रॉपर्टी लगेगी। वो वैसे भी चीटिंग करने वाले हैं। मतलब क्या है, चीटिंग क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका आता है, उसे आता है, राइट? उसकी उस पर गलती होती है। सच्ची कह रही हूँ, नॉट, मैं इसको थोड़ा प्रेज इसलिए करूँ क्योंकि इसकी तारीफ होती नहीं जनरली, है ना? ये हमेशा इसको मैं खींचती हूँ कि ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, क्योंकि ये परफेक्ट स्कोर ला सकता है। अरे इसकी राइटिंग, एक सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक इसकी राइटिंग और इसकी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रायंगल एबीसी is an isosceles triangle 15, sorry, triangle ABC is an isosceles triangle, AB equals to AC, altitude is drawn from one of its vertex, prove that it bisects the opposite side। इसमें कोई फिगर नहीं दी हुई। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले तो फिगर बनाओ। ये ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस है, ये दो साइड्स हम यूजुअली लेते हैं जो वर्टिकल में होते हैं, उन्हीं को लेते हैं। और किसी भी एक वर्टेक्स से आपने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, वन ऑफ इट्स वर्टेक्स नहीं होगा, जो इक्वल साइड्स वाला वर्टेक्स है ऑफ कोर्स उसमें से ही आप ड्रॉ करोगे। किसी एक वर्टेक्स से आप नहीं ड्रॉ कर सकते, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। तो यहीं से आप इसको ड्रॉ करोगे। तो उसने कहा है कि जब आपने इसमें ऑल्टीट्यूड ऐसा कुछ ड्रॉ किया तो ये ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा। गिवन ट्रायंगल एबीसी, AB is equal to AC, AD perpendicular to BC।
चलो, ट्राइंगल एबीसी, AB इज इक्वल टू AC, AB इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, तो अब इसमें हमें प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, इट बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड, तो प्रूव क्या करना है, BD इज इक्वल टू CD। हाँ जी, इट बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्या करना है, क्या प्रूव करना है, वो खुद ही हमें सब निकालना है फ्रॉम दिस इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। अब इसको प्रूव करेंगे कैसे, कॉन्ग्रुएंसी। कौन से ट्रायंगल्स लेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ACD। यूजुअली जो राइट एंगल होता है ना, वो मिडल में आता है, तो मैं इसको प्रेफर करूंगी ADB ADC। यूजुअली लिखने का वे होता है, राइट एंगल को हमेशा, राइट एंगल वाला वर्टेक्स हमेशा सेंटर में आता है। ठीक है, बट अगर आपने ऐसे में लिखा है इट्स ओके, तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC। नेक्स्ट हम कौन सा लेंगे इसमें, AD कॉमन, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ईच 90। तो कौन से रूल से हमने प्रूव किया, AAS भी लग सकता था, ये एंगल इसके इक्वल है 90 90, और ये साइड ले ली, आप ये भी लगा सकते थे एनी हाउ, बट ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ, ACD आपने RHS रूल लगाया, क्लियर हो गया। तो इसके बाद हम करेंगे BD इज इक्वल टू CD, क्यों, CPC इजी है, कॉन्ग्रुएंसी इजी है, बस देखा करो, हमें आइसोसेलेस दिया है। अगेन चलो, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल whose one side is 10 centimeter greater than each of its equal sides, perimeter is 100 centimeter, one side is 10 centimeter greater than each of its equal side। ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं, देखो इसमें हमेशा एक फिगर बनाकर काम करोगे, विजुलाइज करना होता है। फिगर का मतलब है मैं उस चीज को विजुलाइज कर रही हूँ। ट्रायंगल ABC दे दिया, इक्वल साइड्स हमने ले ली AB एंड AC, तो उसने कहा है वन साइड इज 10 सेंटीमीटर ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड। इक्वल साइड्स को हमने क्या ले लिया, X एंड X। जो तीसरी साइड है कॉर्स क्या हो जाएगी, X प्लस 10। समझ में आ गया, पेरीमीटर क्या दिया हुआ है 100। ये होता है, इंग्लिश को कन्वर्ट करना है मैथ्स में, राइट। So we have 3x is equal to 90, x is equal to 30, the sides are 30 30 40, and of course सेंटीमीटर लगाना है, लेकिन उसने क्या निकालने को कहा है, एरिया, तो एरिया निकालो, राइट। हमें साइड्स निकालने को नहीं कहा, यहां तक छोड़ोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला आता है सबको, आरुष आता है, हेरोन्स फॉर्मूला नहीं आता, नहीं करवाया हुआ, बिल्कुल भी नहीं, पेपर में आना है ना, बिल्कुल भी नहीं किया हुआ। हेरोन्स फॉर्मूला में हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर पर, तो बता दिया करो मुझे क्या। हाँ, तो एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A S माइनस B। ठीक है, आपने साइड्स निकाल ली 30 30 40, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 100/2 विच इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 50 50 माइनस 30 50 माइनस 30 50 माइनस 40। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखो, आपको नहीं करवाया हुआ वहां पर पिछली क्लासेस में, आपके वहां पर प्रैक्टिस नहीं हुई बच्चे तुम्हारी, क्योंकि इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है। अब पता क्या करना, आज जाकर ये वाला चैप्टर, सिर्फ आपकी एक्सरसाइज 14 चैप्टर है, 13 था, ये 12 है, 12.1 सॉल्व करना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20 200 रूट 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आ गया सबको। फिर मैं क्या करती हूँ, सारे जीरोस
ग्रुप बनाकर बाहर निकाल लिए तो इट विल बी 200 आ जाएगा। यहाँ से ये 2 रह गया, अंदर स्क्वायर रूट में 5। चलो एक साइड रह गया, एक क्वेश्चन रह गया, करके ही जाओ। क्वेश्चन नंबर 17, ये आपका कौन सा प्रूफ है? क्वेश्चन नंबर 17, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल। एएसए प्रूफ आपको करना है। दिस इज एएसए थ्योरम का प्रूफ। तीन क्वेश्चन कल करवा दो फिर ये। हाँ टाइम लग जाएगा, आपकी नेक्स्ट क्लास है।